आशीष कुमार त्रिपाठी। और कोई पूछे? सर मेरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है मेंस से, तो मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट? हाँ ले लो पूछिए, पीछे। संक्षेप में पूछिए। हालांकि मेन से में फिर से हाँ प्रश्न देने आएंगे। पूछिए पूछिए, बाप आ गए तो पूछो, ये बोलो। सर, मेंस के 2 क्वेश्चन ये हैं कि पहला सर, जो 5 से 6 साल का मैंने ऑब्जर्व किया है, 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसके, तो मैंने नोट्स बना लिए हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसको इनरिच कैसे करें, अपना क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट से अलग से बनाएं, और जो बाकी के 10 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन बचते हैं वो टेस्ट सीरीज से हो जाएंगे, उससे नोट्स बना के, उसको कैसे अप्रोच करेंगे। और सर क्वेश्चन जो GS 5 और 6 के सोर्सेज। थैंक यू। एक तो इनरिच करने का जो क्वेश्चन आता है, इसमें आजकल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो है एग्जाम्पल का। हर क्वेश्चन के पीछे अगर आप एग्जाम्पल दे पाते हैं कोई, जैसे क्वेश्चन आया है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पे, एक तो आप लिख लेंगे। रोल पे रोल ऑफ एनजीओ आ गया, अगर एक दो एग्जाम्पल लिख ले गए कि जैसे सुलभ इंटरनेशनल क्या कर रहा है, या कॉमन कॉज क्या कर रहा है, मतलब कोई भी, मतलब कम से कम हर जो आप लिख रही हैं उसको विद एग्जाम्पल दे रही हैं। और डाटा अगर अच्छे से लिख दे रही हैं, जैसे जो अपडेटेड डाटा है, तो इससे ज्यादा इनरिचमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। और ये तो सही है कि अगर एक पेपर में 20 क्वेश्चन आने हैं मेंस में, तो कम से कम 4 से 5 तो डायरेक्ट रिपीटेड आना ही आना है, जो वर्बेटम रिपीट होगा। और अगर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है 8 भी हो जाए। अब लेकिन अब इसके लिए अगर इससे केवल तो होगा नहीं, इसलिए हमें करने 20 सवाल हैं, तो 20 सवाल के लिए पहले हमें तो सिलेबस अपना लेना पड़ेगा, और सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी होगी कि पूरे सिलेबस में जितने पॉइंट हैं उस पॉइंट के बारे में कम से कम सबका ऐसा हो कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, और उसको करंट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस होगी, जिससे कुछ सवाल, एक हर पेपर में ऐसा होगा कि 1 सवाल 2 सवाल आ ही जाएंगे जो बहुत अच्छे तैयार नहीं होंगे, तो उन तैयार ना होने वाले आंसर को भी, जैसे कुछ क्रिकेट के भाषा में कहते हैं कि बाउंसर को कैसे हैंडल करना है, वो भी हो पाए। अब ये आंसर राइटिंग से ही होगा। ओके। पेपर 5 और 6 के लिए सोर्स तो 2-3 सोर्स यूज कर सकते हैं। एक तो मैग्रा हिल वाली बुक है, उसे ले लें आप, उसको अच्छे से पढ़ लें। उसमें घटना चक्र या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भी नोट्स हो या बुक हो, एक उसको उसे इंटीग्रेट कर दें जिससे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। और एक टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा टेस्ट वर्ल्ड, उसका आप मैप यूज कर लें, क्योंकि उसमें मैप का काम जो है बहुत अच्छा है, तो उसका मैप यूज कर ले और दो का क्या जानकारी नाम यूज कर बताया ले, जिससे सर टेलीग्राम पेपर 5 और 6 कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार हो जाएगा। सर टेलीग्राम का चैनल का नाम बता दें एक बार। टेस्ट वर्ल्ड ISPCS इंस्टीट्यूट शायद नाम होगा उसका। जो पेपर 5 और 6 है, केवल उसका कंटेंट नहीं पढ़ना है, केवल उसके मैप और फ्लो चार्ट यूज करना है बस। ओके। ठीक, अगला उसके मैप और फ्लो प्रश्न। चार्ट बहुत अच्छे हैं। सर नमस्ते सर। सर सर करंट के लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए सर। करंट पढ़ते तो बहुत लेकिन गलत बहुत होता है सर, और सबसे बड़ी समस्या हमारी करंट की रही है अभी तक। करंट के लिए अब एक तो सिंपल जो सोर्स है, सब जानते हैं कि जो सब पढ़ते हैं वो ईयरली वाला घटना चक्र आइडेंटिटी प्लस स्टडी फॉर सिविल जी सर्विसेज का, उसके साथ एक इंटीग्रेट करना हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है करंट दो के अलावा, क्योंकि करंट में अगर 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर ये दो कर लेंगे तो हो सकता है 25 आपका सही हो जाए या लेकिन ये है कि इसको याद पढ़ने से ज्यादा है कि उन्हें मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कोई पूछ लेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। अब जी अगर हम जी पढ़े तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि कितना है। या और कोई स्कीम के बारे में पूछ लेगा, कहाँ से शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कोई नई स्कीम स्टार्ट कर देगा करंट में। जी सर। तो तो इससे थोड़ा इससे डीप में संदर्भ में पढ़ना हमें है। केवल पढ़ना नहीं, घटना चक्र की जी आइडेंटिटी कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो कि वो याद हो जाए। कोई बुक किसने लिखा है, अच्छा कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, ये सब इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें दिमाग नहीं लगता। अगर याद है तो सही होगा, नहीं याद है तो नहीं सही होगा। कौन कहाँ चुना गया है, बाद जैसे कोई तो राष्ट्रपति चुना गया है, कोई प्रधानमंत्री, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना है, प्रेसिडेंट बना है। अब ऐसे क्वेश्चन है जो याद ही करना पड़ेगा, कौन जी। ओबिचुरी है, समय या क्या है, मतलब पसंद न्यूज में। अगला सर प्रश्न। घटना सार जो अगला सर घटना सार आते हैं
अरे घटनासार के बारे में बताया जा चुका है। घटनासार आई दृष्टि दोनों में से कोई ले लीजिए। जी अगर जी जो जी तथ्य बताए जा चुके हैं बार बार उनके रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, ठीक ओके है सर, आगे। थैंक यू सर। सर एक आखिरी प्रश्न था नहीं अनुमति हो तो अभी पूछना। अभी आपको कहा गया क्यों यार डिसिप्लिन नहीं रह रहे हैं। अगर और लोगों को भी मौका दीजिए। कहा गया कि जो लोग पूछ चुके हैं उसको नहीं पूछेंगे। आप लोग एक थोड़ा सा सिस्टम नहीं फॉलो कर पा रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। अगला प्रश्न रूपाली बताइए। सर नमस्ते। हम्म सर मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछना था। सर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, वो सर कैसे तैयार करें? वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता है। नहीं सर, मेरा उसका यारो यारो का। अच्छा आलो हाँ। आलो वर्ल्ड हिस्ट्री सब प्रीलिम्स में आता है वो आलो आलो की। नहीं सर, आता है जैसे कि कौन से महासागर से कौन से देश लगते हैं, ये कौन सा स्थल रुद्र देश है, ये सर। अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ड हाँ जागृति। हाँ सर, वर्ल्ड जी ज्योग्राफी। यही हम सॉरी। वर्ल्ड अब इसके लिए मैप को लगातार देखिए। इसके अलावा उसमें कुछ किया नहीं जा सकता कि इसे कुछ। अब इसमें ये भी है कि जैसे लैंड लॉक कंट्री है उसको याद कर लीजिए कि जैसे होता यह है कि लैंड लॉक कंट्री अफ्रीका में छोड़ दें तो और सब जगह दो तीन है तो उनको दो तीन नाम याद कर लीजिए। कौन इक्वेटर से गुजरता है उसके लिए कोई निमोनिक बना लीजिए। कौन कैप्रिकॉर्न से जा रहा है या कौन इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन से स्टेट जा रही है। ये सब इसके लिए कोई निमोनिक बना लीजिए या कुछ लगातार देख के याद करिए। इसके अलावा उसका कोई सोर्स है नहीं कुछ कर पाना। ठीक, थैंक यू सर। इसमें थैंक यही यू किया सर। जाता है कि बार बार देखिएगा तो उससे वो हो जाएगा मेमोराइज हो जाएगा कि जब देखेंगे तो पता चल जाएगा ये था यहाँ पे कि नहीं है। थैंक यू सर। अभय धन्यवाद जी, सर। अभय वर्मा। वैष्णवी, हिमांशु। सर मेरा टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। सर टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी कैसे इनहेंस किया जाए सर? मेरा 65-70% तक मतलब सही हो जाता है सर, पर इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है कभी। और कभी कभी इसलिए मिस्टेक भी काफ़ी हो रही हैं, आता हुआ कुछ गलत हो जाता है। और अप्रोच कैसी होनी चाहिए सर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के? अब टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी बढ़ाने का दो तीन केवल जुगाड़ है। एक तो है कि पहले वाले जो टेस्ट सीरीज हम किए हैं उसको अच्छे से हम एनालाइज करें कि हम गलती कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। क्या हमारे पास जानकारी नहीं थी कि जानकारी होने के बाद भी हम हड़बड़ी में जिससे होता यह है कि कभी कभी हम देखते हैं ये तो बहुत सरल सवाल है और हम गलती कर देते हैं। तो सरल सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो यानी हम क्वेश्चन को अच्छे से कूल माइंडेड पढ़ें और शांति से उसमें कुछ सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं कि सही पूछा था सही नहीं पूछा था। हम सही से पढ़ते ही नहीं तो स्टेटमेंट तो इस संदर्भ में गलती हो जाती है। तो इन सब यानी क्वेश्चन अगर हम एक्यूरेसी सुधारने का हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें उसको समझें और पीवाई जो हम पहले कर चुके हैं टेस्ट सीरीज उसको हम अच्छे से एनालाइज करें कि गलती कहाँ हो रही है। अगर फैक्ट गलती हो रही है तो हम अपने फैक्ट के जो ज्ञान है उसको कैसे इनरिच करें। उसमें यही हो सकता है कि जो हम पहले वाले टेस्ट सीरीज एनालाइज करें तो उसको हम कहीं एक नोट्स बना लें लिख लें बाद में मेमोराइज कर लें। यस सर। क्योंकि सर बिना ये जानकारी के तो सही होगा नहीं। सर मिडवल और एंशियंट में जो सर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है, कितना भी याद कर लो सर वो नया दूसरा कभी नया नया आता ही जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नया है, कितना भी पढ़ लो। तो उसको कैसे अप्रोच करें सर? जैसे उसको डील अगर कैसे? हम बात ये है कि मेडिवल का जो हम वो सेक्शन और वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन अतरंगी दिख जाएंगे। लेकिन जब वो जीएस का वो प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट होगा तो मेडिवल से 4 से 5 सवाल आएंगे तो उसमें 2-3 पता होगा एक दो छूट जाएगा यही होगा। और उसके अलावा उसको जैसे सेक्शनल वाले का उसका अच्छा सा रिवीजन कर लो उसको याद पढ़ लो और एक कोई एक सोर्स चाहे पॉइंटर या कोई भी अगर एनसीईआरटी पढ़े तो वही उसमें कुछ हाईलाइट करके किसी प्रकार से तैयार कर ले। बहुत ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि इसकी जो हमारा आउटपुट है बहुत ज्यादा है नहीं। अगर एंशिएंट और मेडिवल दोनों से करेंगे बहुत जैसे इसमें हम बहुत मेहनत करेंगे तो भी 10 सवाल सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 से आना नहीं है। आना है 8 से 10 सवाल और उसमें कुछ सवाल 2-3 होगा सरल होगा जो सामान्यतः लोग कर पाएंगे। 2-3 सवाल मेडिवल और एनसीएंट में ऐसे आ ही जाते हैं कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो पहले हुआ करते थे वो चाहे सही कर लेते हैं। तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। सब जैसे सिलेक्शन उस क्वेश्चन से रुकता है जिसको सबने सही किया हो। जो कोई ना सही करता है उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है। जी सर। तो ये मान के चलो 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अतरंगी आएंगे उनको हमें नहीं करना है। 140 पे फोकस करो।
कि 140 में हम कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं कि हमारा कम से कम माइनस मार्किंग काटे हुए 100 बच जाए। अगला ओके प्रश्न। सर, थैंक सर मैप वाला टेलीग्राम चैनल सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। टेस्ट वर्ल्ड ISPCS इंस्टीट्यूट, शायद टेस्ट वर्ल्ड, टेक्स्ट टेक्स्ट TEXT TEST, हाँ उसका WOR। उसमें देख लीजिएगा, PDF वाले सेक्शन में होगा, मिल जाएगा। अगला प्रश्न। ओके पेपर सर। 5 और 6 तो दोनों मिल जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। वैष्णवी मैम आपको प्रश्न पूछना है, आप प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो सर। जी बोलिए। पूछिए पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आरओ के लिए था। जैसे जैसे आपने करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि बताई, सर मैं क्रॉनिकल से पढ़ रही थी, तो क्या वो बुक ठीक नहीं है सर, जो समसामयिक की क्रॉनिकल आती है? क्रॉनिकल भी ठीक है शायद, वो मंथली आती है, अगर मंथली पढ़ के पिछले 7 से 8 महीने, कम से कम 8 महीने का प्रयास कर नहीं है तो वही बाद में कंपाइल करके वो 1 साल का बना देते हैं। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें जो है इसमें नहीं है। सर एक क्वेश्चन और था सर, यूपी स्पेशल के लिए अगर हम खाली तथ्यसार पढ़ रहे हैं तो सर वो काफी होगा? काफी है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। अगर इससे ज्यादा पढ़ने की, जैसे बात यह है कि यूपी स्पेशल से 8 क्वेश्चन मान लो आएंगे एग्जाम में, तो जी। हो सकता है तत्सम पढ़ने से हमें 7 मिल जाए, तो 7 सही कर लो, 8वां छोड़ देना, क्योंकि अगर दूसरा पढ़ोगे तो क्या गारंटी है कि वो 8वां सही कर देगा। तो इसलिए एक कोर्स को हम ज्यादा बार पढ़ लें कि हो सकता है 8वां कॉमन गेस लगा दें, एजुकेटेड गेस लगा दें, सही हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। सर एनसीईआरटी का बेस्ट यूज कैसे करें सर, प्री और मेंस पीसीएस या आरओ में? आरओ में एनसीईआरटी के जैसे कुछ एनसीईआरटी जिनका बहुत रोल होता है, जैसे ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी का रोल होता है ज्यादा, और दूसरा हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री में वही ओल्ड एनसीईआरटी का। तो इसमें ये हो सकता है हर चीज का, तो ये आरओ के नोट्स बनाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बात ये है कि उसका फैक्ट वाइज नोट्स बना सकते हो कि कोई फैक्ट मिल गया पढ़ते हुए, या तो उसका नोट्स बना दे, क्योंकि जैसे एसीएस में हमें लिखना है मीन्स, तो उसमें नोट्स का काम ज्यादा लगता है, और आरओ में हमें लिखना है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसका ये हो सकता है कि हाइलाइटर यूज कर लीजिए, या कोई डाटा जो लगता है भूल जाएंगे वो लिख लीजिए, क्योंकि हमें ये हो कि एग्जाम के पहले हमें बुक ना पढ़ना पड़े। अगर एग्जाम के पहले हमें बुक पढ़ना पड़ेगा तो फिर लगेगा कि हमारी कुछ तैयारी नहीं है। एग्जाम का जो आखिरी डेको हमें लगे कि हमें केवल एक चीज पढ़ना है, करंट अफेयर्स, और जो हमारे पास थोड़े नोट्स हैं, लगभग बहुत ज्यादा 100 पेज से ज्यादा तो नोट्स नहीं होने चाहिए फिल्म्स के लिए, उसी को रिविजन करना है। यानी आखिरी आखिरी जो हमारा देखो उसमें केवल 2 चीजें रिविजन करें, एक हमारे जो 60 नोट्स बनाए हैं, और एक दूसरा करंट अफेयर्स, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना पड़े, फिर हो गया सिलेक्शन। वैष्णवी मैम प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। अगले अभ्यर्थी पूछें। राहुल सर आप प्रश्न पूछ कर सकते हैं। श्याम जी सर आप प्रश्न कर सकते हैं, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न नहीं आ रहे हैं, और इनका IAS मुख्य परीक्षा भी है, तो इसलिए हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। और आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से तैयारी करके आया जाता है, और किस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को रखा, और बाकायदा पूरी तरह से फ्रेमिंग करके आए थे कि हमें किस पोर्शन पे कहाँ ज़्यादा अधिक बल देना है, कम बल देना है। और केवल यही नहीं कि तैयारी पर ही आधारित थे, इन्हें पता नहीं था कि आप कौन सा प्रश्न पूछने वाले हैं, तो इस प्रकार से अप्रत्याशित जो गेंद थी उसके लिए वे तैयार थे, और बखूबी उसका उन्होंने उत्तर दिया आप सबके प्रश्नों का। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ कही गई हो वो पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त हो। सनी की अपनी अलग क्षमता है, अपनी अलग मेधा है, अलग तरीका है, आपका अलग तरीका हो सकता है, फिर भी जो मुख्य तथ्य है वह यही है कि बिल्कुल निश्चिंत भाव से देना है, और अपनी एक 60 नोट्स बना के रखनी है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उस समय आप पूरे ग्रंथ को खोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका बोझ सर पर पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप में बताई, और अभी IAS की मुख्य परीक्षा दे लें, उसके बाद फिर ये आपसे जुड़े रहेंगे, और हम इनके जो मटेरियल्स हैं और जो इनके की पॉइंट्स हैं, इनकी जो ट्रिक्स हैं, वो अभी हम ले करके जो आपका ग्रुप है, इन्हीं का ग्रुप है, हम सब शेयर करते रहेंगे। और बहुत चीज़ जो आ रही हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रज्ञा प्रवाह के सितारों का भी योगदान है, जो ये चमक है, तो उन सब से आप भी चमकोगे। और इसी के लिए
पूरे समूह की तरफ से सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से शुभकामनाएं कि हमारा सनी जब अगली बार आएगा तो आईएएस के रूप में आएगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड हेड्स। आशीर्वाद। थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है। तो भागीरथी जी जी सर। अब आप अपना जो भाग है करंट का अगर चाहें तो उसको आगे बढ़ाएं, अन्यथा फिर जैसा चाहें। हम भी सर क्योंकि समय, जी सर। क्या जी सर, जैसा कि हम लोग, जी सर जैसा कि समय कम है तो हम लोग करंट का चूंकि 5 ही पॉइंट है तो 5 पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं आराम से, जल्दी से 10 मिनट में हो जाएगा हम लोगों का सर। ठीक है। ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है और सबसे लास्ट पेज की तरफ आप लोग आ जाइएगा जिसमें करंट अफेयर्स का हैंड रिटन कुछ पॉइंटेड फॉर्म में है। आप लोग उसको जल्दी से खोल लीजिए क्योंकि आपको उसमें और भी चीजें थी तो समय की कमी की वजह से आज सिर्फ करंट को हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं। नेक्स्ट डे से जो भी चीजें होंगी और करंट अपना पीडीएफ खोल लेने के बाद एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा कि हाँ सब लोगों ने खोल लिया है, तो फिर हम अपना कंटिन्यू करते हैं आगे तुरंत। आप तो हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने खोल लिया है और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप लोग अगर आज का पेपर पढ़े होंगे तो पेपर में आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जो कि बनी थी पैरालंपिक खेल 2024 जो कि पेरिस में हो रहा है। और पेरिस में 10 मीटर की जो एयर राइफल कैटेगरी थी SH1 में, उसमें 2 पदक, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल आया। एक गोल्ड मेडल अवनी लेखरा की तरफ से और कांस्य पदक जो था मोना अग्रवाल को। तो ये ऐसा मतलब दूसरी बार है, इससे पहले 2016 में हुआ था, एक ही पोडियम पे 2 भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता था और इस बार भी एक ही पोडियम पर 2 पदक भारत को मिले हैं जो कि शूटिंग में है। तो ये आपको याद रखना कि अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है, 10 मीटर की एयर राइफल से संबंधित है और जो पदक जीता इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और फिर साथ साथ में मोना अग्रवाल है, कांस्य पदक जीती है महिलाओं की श्रेणी में। पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ते समय आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नोट पेन, कॉपी और नोट पेन लेकर रखिएगा क्योंकि कुछ तथ्य यहाँ पे लिखित फॉर्म में दिए जाएंगे लेकिन कुछ चीजें होंगी जो कि आपको तुरंत जो याद आएंगी वो बताई जाएंगी, तो उसे आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा जो तथ्य होंगे। जैसे ही पैरालंपिक खेल 2024 जो है पेरिस में हो रहा है और जो पैरालंपिक खेल की शुरुआत है कब से हो रही है, तो 1960 से शुरू हुआ। रोम में पहली बार इसका शुरुआत किया गया था पैरालंपिक खेलों की। और फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए और उसके तुरंत बाद पैरालंपिक खेल हो रहे हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बाद फिर जो पैरालंपिक खेल हो रहे हैं ये 1988 से शुरू हो रहे हैं। तो तुरंत बाद यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बाद जो पैरालंपिक खेल हो रहा है वो 1988 से हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। दूसरा कि जो पदकों को लेके है, ये अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। पुरुषों की श्रेणी में मनीष नरवाल ने रजत पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में ही। और सबसे महत्वपूर्ण जो यूपी स्पेशल, जैसे बार बार अभी क्वेश्चन था कि यूपी स्पेशल को कहां से हम लोग कवर करें, तो यूपी स्पेशल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज के जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। एथलेटिक्स प्रीति पाल जो है यूपी के मुजफ्फरपुर से हैं, यूपी के मुजफ्फरपुर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुजफ्फरपुर था और यूपी लिखा था तो कंफ्यूजन है, मुजफ्फरनगर होना चाहिए सर। इसको सर क्लियर कर देंगे। मुजफ्फरपुर बिहार में है सर, बिहार में। हाँ मुजफ्फरपुर बिहार में, क्योंकि पेपर में पढ़ते समय मुजफ्फरपुर यूपी दिखा था तो वो वहां से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे एथलेटिक्स प्रीति पाल अगर यूपी से संबंधित हो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए। और इन्होंने 35 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो ये याद रखिएगा। इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा तुरंत ग्रुप में, क्योंकि मैं अभी ध्यान दिया कि यूपी और मुजफ्फरपुर यहाँ से अलग हो रहा है थोड़ा सा। फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा जो पैरालंपिक से ही होगा, तो ओलंपिक जो उद्घाटन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक कौन रहे भारतीय टीम की तरफ से। भारतीय टीम का जो भारत का ध्वजवाहक रहे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल जो है ये भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे। और इसका जो मस्कट है, जैसा कि ओलंपिक का जो मस्कट था द फ्रीज, वही रखा गया है द फ्रीज, जो प्रतीक है स्वतंत्रता और आजादी के ऐतिहासिक क्षण का। ठीक है, तो फ्रीज को याद रखिएगा। और भी इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अभी चूंकि गेम चल रहा है तो आपको उपलब्ध कराए जाते रहेंगे, उसको आप कॉपी में एक जगह पे नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे कुछ पेज छोड़ा गया है कि जिससे आपको जोड़ा जा सके। फिर अगले पेज पे आ जाइए जहां पे लिखा हुआ है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी फिनटेक 2 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के लिए
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, यानी जो भी वित्तीय सेवाएं सरकार के द्वारा या फिर किसी भी कंपनी के द्वारा प्रदान की जा रही हैं और उसमें तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा फिनटेक। अब हम सभी जैसे गूगल पे, फोन पे या बहुत सारी जो वित्तीय सेवाएं हैं जो उपलब्ध कराई जा रही हैं कंपनियों के द्वारा, चाहे भारत सरकार के द्वारा भीम हो या फिर गूगल पे के द्वारा गूगल पे हो, यानी गूगल के द्वारा गूगल पे, ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल टेक यानी फिनटेक से संबंधित होंगी। और इससे संबंधित जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ मुंबई में हुआ है, ये 20 से 30 अगस्त यानी अभी कल ही इसका समापन हुआ है और इसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी ने समापन समारोह में अपना संबोधन दिया। फिर वहीं पे इन्होंने सिडको ग्राउंड है, सिडको ग्राउंड पालघर से एक महत्वपूर्ण नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को शुरू किया, जो का अनुमानित बजट इसका 360 करोड़ है। इसका अनुमानित बजट 360 करोड़ है। इसमें किया क्या जाएगा, तो जो हमारे 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोले जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो कोई बताएगा क्या तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है सर। हाँ जी, याद रखिएगा 9 और 6 4 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। तो जो 13 तटीय राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पे मशीनीकृत और मोटर से चलने वाली जो मछली पकड़ने वाली जहाज है, उन पर 1 लाख ट्रांसपोर्टर स्थापित किए जाएंगे। ये तथ्य आप लोग याद रखिएगा कि मशीनीकृत और मोटर से चलने वाली जो मछली पकड़ने वाली जहाजें होती हैं, उन पे 1 लाख ट्रांसपोर्टर स्थापित किए जाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि ट्रांसपोर्टर क्या है? तो ट्रांसपोर्टर संचार उपग्रहों के चैनल होते हैं जो सैन्य विमानों या फिर वस्तुओं के पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समुद्र में जब मछली मारने वाली जहाजें जाती हैं, तो अचानक से तूफान और किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसका पता लगाने के लिए ये जो सिस्टम आ रहा है, ये सहायक होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होगा भारतीय तटरक्षक बलों के लिए भी और साथ में भारतीय मछुआरों के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का जो करंट अफेयर्स का जो ये प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एससीओ से रिलेटेड है। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है, जो 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच प्रस्तावित है। एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित है। और 2023 में जो बैठक हुई थी, यानी ये CHG की बैठक हुई थी 2023 में किर्गिस्तान में हुई थी। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी आपको पता होगा बिस्किक है। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्किक है। अब एससीओ समिट जो 3-4 जुलाई 2024 को हुआ है, वो कजाकिस्तान में हुआ है। एससीओ समिट 3-4 जुलाई 2024 को जो हुआ कजाकिस्तान में हुआ है। अब एससीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताने जा रहे हैं, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करिएगा। जिसको याद होगा वो तो ठीक है, जिसको जो नए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एससीओ, जिसे हम आज संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं, ये 1996 में स्थापित हुआ था। 1996 में स्थापित हुआ। इसका नाम रखा गया था उस समय संघाई 5। संघाई 5 का आशय है कि उस समय इस संगठन में सिर्फ 5 सदस्य देश थे, जो कि थे रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 सदस्य देशों ने संघाई 5 के नाम से एक संगठन की शुरुआत की, जो 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एससीओ, जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, एससीओ यानी संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसमें 6वां सदस्य उज्बेकिस्तान शामिल होता है वर्ष 2001 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। ठीक है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में है। ठीक, तो 6वां सदस्य जब शामिल होता है उज्बेकिस्तान, तो फिर उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल होते हैं, लेकिन इनके शामिल होने की जो प्रक्रिया थी 2014 से शुरू होती है। रूस के उफा से एक सम्मेलन होता है, उफा दौर की वार्ता, उफा में जो सम्मेलन होता है एससीओ का, उसके बाद से ये सीरीज शुरू होती है। 2017 में भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से एससीओ के सदस्य बन जाते हैं। वर्ष 2023 में इसमें ईरान शामिल कर लिया जाता है और 2024 में इसका नवीनतम सदस्य बनता है बेलारूस, जिसकी राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस जिसकी राजधानी है मिन्स्क, और ये सदस्य बनता है। और इस तरह से एससीओ में आज वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। जो करंट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि बेलारूस नया शामिल हुआ देश है, ईरान 2023 में शामिल हुआ है, तो नवीनतम सदस्य के रूप में बेलारूस शामिल हो रहा है। इससे पहले ईरान शामिल हुआ है, ईरान की राजधानी तेहरान है, और बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है। तो आज के जो करंट अफेयर्स है इतने ही। मिलेंगे हम लोग कल
अगर सर की अनुमति हो, कुछ सर अगर कुछ आप सलाह देना चाहें आज के करंट अफेयर्स में कुछ ऐड ऑन करना हम लोगों को, तो कुछ उसको सलाह दे सकते हैं सर आप। नहीं, चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, बस एक कमी खल रही थी कि जो आप कोड बनाते हैं जी वो सर। कोड परिलक्षित नहीं हो रहा था। तो अगर भविष्य नहीं सर, में अभी सर इसको कोड मैंने अभी थोड़ा सा इस पे दिया नहीं है, क्योंकि जो कोड देना है हमको वो एकदम फिक्स रखते हैं कि इस पे कोड लेना है हमको। जैसे अभी एसजीओ का जो हम और जैसे बताएंगे इसके बारे में, तो इसमें देना है, जैसे मान लीजिए ओलंपिक खेल होगा तो कौन किस में आया, और फिर जो आएंगे हमारे जो ये नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हैं, इनका जो होता है इनके बारे में कोड आएंगे, और जो बजट आएगा बजट से रिलेटेड बहुत सारे कोड को हम रखेंगे, क्योंकि अभी सर हम लोग देख रहे थे कि बजट को लेके बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। निश्चित तो रूप से हम पूरी टीम की तरफ से विश्वास दिलाना चाहेंगे यहाँ में सदस्य जो जितने भी सदस्य शामिल हैं, कि बजट से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देगी, पूरी टीम इस पे प्रयास करेगी। और ये उम्मीद, इस विश्वास के साथ आप खड़े रह सकते हैं, विश्वास के साथ इसमें जुड़े हो सकते हैं कि आपका बजट से रिलेटेड, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो, चाहे वो भारत से रिलेटेड हो, कोई भी प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का जो बजट से रिलेटेड होगा गलत नहीं होने देंगे। चाहे कोई भी प्रश्न पूछे, हम सुमित सर और पूरी टीम इस पे काम करेगी कि जो करंट से रिलेटेड प्रश्न है, वो बजट हो या फिर कोई भी चीज हो, आपकी गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नकारात्मक सबसे कम हो। यानी मेरा जो विश्वास है, मैं 25 से 30 जो प्रश्न आएंगे करंट के, 22 से 23 हम लोग सही करें। ये हम पूरी टीम की तरफ से आपको विश्वास दिलाएंगे कि ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू की गई है, इसी उद्देश्य से शुरू की गई है कि हम लोगों का 22 से 23 प्रश्न, जो 30 प्रश्न आते हैं 22 से 23 सही हो, जो हमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल बना सकता है। तो आज चूंकि सर समय कम था, इसलिए थोड़ा सा कोड का मैंने भी किया है, लेकिन आने वाले समय में कोड और बहुत सारी चीजों को हम करंट से रिलेट करेंगे। और आप लोगों से भी एक आग्रह है कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं पूछूंगा, और वो आप अगर माइक ऑफ करके रिवीजन करिएगा अपनी तरफ से कि हाँ मुझे ये याद है जो सर ने पूछा, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो क्वेश्चन को घुमा भी दूंगा कुछ तरह से, तो सर भी पूछ सकते हैं बीच में कोई प्रश्न, सुनते रहेंगे सर तो सुनते रहते हैं पूरा, तो सर भी बीच से कोई प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जो होता है बाउंसर बाल कभी भी आ सकती है। तो आप लोग पूछ ले रहा हूँ और इसी के बाद जी समापन सर। कर रहे हैं। बजट शब्द का बार बार उल्लेख किया जा रहा है। एक तो यह कि जब आप सब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में या जो चयनित पद है उसको प्राप्त कर जाएंगे तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। और दूसरा ये परामर्श, और दूसरा कि बजट शब्द का संवैधानिक नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, संविधान में इसका नाम क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? सर 112 चलिए ठीक है, 112 आप सबका बजट ऐसे लबालब रहे। इसी के साथ आभार, धन्यवाद, समापन। सभी लोगों को शुभ रात्रि, कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और बहुत सारों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।